हेलो क्लास, वेलकम। ये क्लास 8 सिविक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के जो लेक्चर में है वो हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़रूरी क्यों है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऐसी क्या पावर है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे कि लॉज की हमें ज़रूरत क्यों होती है, बिना लॉ के हम नहीं रह सकते थे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है हमें, है ना। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के चैप्टर के हैं, ऑन कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल नो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, नीड फॉर लॉज, लॉज की ज़रूरत क्या है, लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, लॉज एंड डिसेंट, रूल ऑफ लॉ। इन सब के मतलब के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ का मतलब होता है कि वो लॉ खुद कितना सही है, गलत लॉ तो नहीं है कि कोई ऐसे ही कुछ गलत लॉ बना दिया और उसको बोले जाए। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ मतलब कि वो लॉ खुद भी सही होना चाहिए। लॉ एंड डिसेंट, कानून और कानून से किसी का डिसेंट भी हो सकता है कि वो उस कानून को नहीं मानते या उस कानून का विरोध करते हैं, उन्हें कुछ और दूसरा कानून शायद बेटर लगता है या कुछ और कुछ भी हो सकता है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मतलब किसी इंसान का राज नहीं है कंट्री में, लॉ का राज है, कानून का राज है, ठीक है। ये सारी चीजें ज्यादा डेप्थ में हम करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, Constitution means a set of fundamental principles, basic rules and established precedents। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का, रूल्स का और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स, जो मतलब जो हमने पहले से कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं या हमारे जो कन्वेंशंस हैं उन सबको मिला के जो एक रूल बुक बनती है कि ऐसे चलेगा देश। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल बुक है। इट आइडेंटिफाइज, डिफाइंस एंड रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टेट and the structure, power and function of major institution under the three organ of the government। ये हर गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट के तीन पार्ट हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, जुडिशरी को क्या करना है, लेजिस्लेचर को क्या करना है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो ये चीजें लिखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज तो लड़ाई हो जाएगी कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है ना। तो उस ऐसी लड़ाई ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि कौन सी चीज कौन करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन एंड स्पेल आउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सिटीजन एंड द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये जो है ये इट ऑल्सो प्रोवाइड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसान जो सिटीजन है उसके राइट्स भी लिखे रहते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं कि सब इक्वल है कानून के आगे, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे राइट्स देता है। इसमें क्लियरली लिखा होता है कि जनता क्या क्या कर सकती है और सरकार उसको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। मतलब जनता और स्टेट के बीच का रिलेशन पूरी की पूरी तरह इसमें डिफाइन किया होता है कि जनता ये कर सकती है, सरकार ये कर सकती है। सरकार को कोई हक नहीं बनता कि अगर जनता कुछ बोल रही है, एक्सप्रेस कर रही है तो उसको रोके। तो ऐसे रिलेशनशिप बिटवीन जनता एंड सरकार ये डिफाइन करता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और अनरिटन, एक कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है। बट इट कंटेन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। बट कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज ही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज होते हैं उस कंट्री के। इट इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी, ये ही सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। अच्छा, अभी रिटन अनरिटन क्या होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए कोई स्पेशल बॉडी का इलेक्शन हुआ था, उस स्पेशल बॉडी ने मिलके उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है, उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि किसी स्पेशल बॉडी ने मिलके नहीं बनाया, बट टाइम के साथ ऐसे ही इवॉल्व होता हुआ आता गया। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है
वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसको बनाने के लिए कोई स्पेशल असेंबली नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, जो पार्लियामेंट बोल देती है वो ही फॉलो हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एंड इंस्टीट्यूशन सॉरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे यूएसए और अमेरिका और इंडिया के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। Our constitution was drafted by the Constituent Assembly. The Indian Constitution came into effect on 26 January 1950. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया था 26 जनवरी, ड्राफ्ट किया गया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, इसीलिए इसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। और इसको फाइनली इफेक्ट में लाया गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी जिसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे, इसको सेलिब्रेट करते हैं एज द रिपब्लिक डे। Importance of our constitution. Our constitution contains valuable information regarding the structure, organ, duties and responsibilities of the government. Constitution में information है कि जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो क्या क्या काम करेंगे, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Our constitution regulate the relationship between various organ as well as citizen and the government. ये रिलेशनशिप को डिफाइन करता है कि सिटीजन क्या कर सकता है और स्टेट क्या कर सकता है। इस तरह से स्टेट और सिटीजन के बीच की रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है। और जैसे कि जो सिटीजन है वो वोट देगा और वोट से सरकार बनेगी, है ना, ऐसा होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर वेस्टेड इन द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही इंस्टीट्यूशन को सारी पावर नहीं दे दी, बल्कि पावर को अलग अलग लोगों में बांट दिया है। जैसे कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ बना सकता है, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, ना ही फैसले सुना सकता है। फिर जो एग्जीक्यूटिव है वो सिर्फ लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो ना तो फैसले सुना सकता है ना ही वो लॉ बना सकता है। फिर जो जुडिशरी है वो ना तो लॉ बना सकती है ना ही लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन सिर्फ फैसले सुना सकती है, न्याय कर सकती है। तो इस तरह से तीनों पावर एक ही इंस्टीट्यूशन को देने की बजाय अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दी गई। अलग अलग इंस्टीट्यूशन को देने से क्या होगा, अब मान लो लेजिस्लेचर कुछ गलत कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो उसको रोक लेंगे। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत कर रहा है तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी मिलकर उसको रोक लेंगे। इस तरह से डिवीजन की गई है पावर्स की। In a country like India, which has diverse population, it is important to protect the right of minorities. Our constitution guarantees rights to the minority to protect them against the oppression by majority. जो माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो लोग नंबर में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं। तो हमारी कंट्री में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो अकेले सारा ये तो नहीं है कि हिंदू ही हिंदू रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि हम सब इक्वल हैं, हम सब इक्वल है, तो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो, सारे के सारे इक्वल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी किसी पॉइंट पे जो हिंदू हैं वो अपनी दादागिरी चलाने लग जाए दूसरों के ऊपर, है ना। तो इसलिए माइनॉरिटीज को बचाने के लिए भी कुछ रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को वैसे ही प्रोवाइडेड है। क्यों प्रोवाइडेड है? इसलिए प्रोवाइडेड है कि स्टेट उन्हें दबा ना सके। कि अगर मान लो स्टेट किसी को रोकता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, जैसे पुलिस वाला है आपको रोकता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है ना, पुलिस वाला आपको रोकता है, तो आप सबसे पहले पूछते हो मैंने किया क्या है जो मुझे रोक रहा है ना। आप उसके रोकने पे, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप उसके रोकने पे रुकोगे भी नहीं, और इनफैक्ट अपने राइट्स क्या क्या है आप बताओगे कि मैं तो घूम सकता हूँ, मैं तो जा सकता हूँ, मैं पब्लिक प्लेस में बैठ सकता हूँ अगर वहां से आपको उठा रहे हैं। तो ये ताकि स्टेट अपनी पावर का आपके ऊपर मिसयूज ना करे, इसलिए सिटीजन को राइट्स दिए जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। नीड फॉर लॉ, लॉ की जरूरत क्या है? लॉ आर मेंट for welfare and security of people. They serve as mean of bringing about social change and establishing an egalitarian society.
जो लॉज होते हैं वो लोगों का भला करने के लिए होते हैं, वो वेलफेयर के लिए होते हैं, वो सोशल चेंज, मतलब एक लॉ जो होते हैं वो सोशल चेंज लाने के लिए यूज होते हैं, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए। इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है जिसमें कि अमीर गरीब की कोई डिवीजन नहीं होती, हर कोई इक्वल होता है। ऐसी सोसाइटी बनाने में लॉ हमें हेल्प करता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको समझ सकते हैं थ्रू द एग्जांपल ऑफ अनटचेबिलिटी। जैसे कि अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी अभी भी हो, उसके खिलाफ कोई लॉ ना हो, तो हमारी सोसाइटी कभी भी इगैलिटेरियन नहीं बन पाएगी, एक जैसी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। तो फिर सब इक्वल हैं, इसका मतलब कानून की नजर में सब इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, while driving or walking on a road, we follow certain traffic rule. Ignoring traffic rules can lead to accidents. ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है। ये एग्जाम्पल जो दिखाया जा रहा है ये कि लॉ जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए है। In a traditionally unequal society like India, which is plagued by social evils such as dowry and female foeticide, the need for law become even more important. जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जैसे कि डाउरी, फीमेल फोर्टिसाइड्स, ऐसे काफ़ी सारे सोशल इवल्स हैं जिससे हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल बेकार है, जिसमें कि औरतों को कोई भी इक्वल सम्मान वाली जगह नहीं मिलती है। तो इस तरह की सोसाइटी में ऐसे रूल्स लाने ही पड़ेंगे ताकि एक अच्छा समाज बन सके। तो हमने क्या किया? हमने डाउरी बैन कर दी, फीमेल फोर्टिसाइड बैन कर दिया। ऐसे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि अगर समाज में इक्वालिटी लानी है तो सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा। सिमिलरली, नेशन ऑल्सो गवर्नड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल नोन एज रूल ऑफ द कंट्री, रूल फॉर द कंट्री। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ. The Constitution provides the authority to institution to implement the law. In fact, the Constitution legitimizes a law. जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाने की हमें अथॉरिटी देता है, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी देता है। अब ये किसको दी हुई है अथॉरिटी? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा कि कौन प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, कौन सा मिनिस्टर करेगा, ये सारी चीज़ें लिखी रहते हैं कि कौन इम्प्लीमेंट करेगा। In fact, the Constitution legitimizes a law. For example, one of the aim of Indian Constitution is to bring social equality. तो ऐसे लॉ जो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। तो अगर ऐसे कुछ लॉज बनते हैं जो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए हैं। दिस वॉज एक्सप्रेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 17 है वो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 के रूप में हमें दिख रहे हैं कि कैसे हम सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। लॉ एंड डिसेंट. If there are law, then there is dissent or disobedience as well. अगर कहीं पे लॉ है तो उसको तोड़ने वाले भी होंगे ही होंगे। डिसेंट कैन लीड टू रेडिकल चेंज इन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम. जो डिसेंट होता है, मतलब जो डिसोबीडियंस होती है, उसकी वजह से काफ़ी रेडिकल चेंज हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम सब कुछ चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1913 ब्रिटिश इंडिया एंड एंटी लिकर मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ लॉ. ये जो एग्जाम्पल है सॉल्ट सत्याग्रह, क्योंकि पुराने टाइम में जब हम आज़ाद नहीं थे तब सॉल्ट बनाने की आज़ादी नहीं थी, तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह करके सॉल्ट बनाया था और लॉ को ब्रेक किया था। ऐसे ही एंटी लिकर मूवमेंट जो हुए इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो भी डिसोबीडियंस थी लॉ की। सिमिलरली, फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो अगर आगे हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे 9th में, फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन, उन रेवोल्यूशंस के थ्रू ऑटोक्रेटिक रूलर्स को निकाल दिया गया था, वो भी डिसोबीडियंस ऑफ लॉ थे। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ की डिसोबीडियंस होती है वो बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, वो व्यापक चेंज ला सकती है। जैसे कि इंडिया में जब रूल की डिसोबीडियंस हुई तो क्या हुआ? आज़ादी आ गई। गांधी जी लॉन्च सॉल्ट सत्याग्रह अगेंस्ट सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया. He, along with his follower, protested against the tax by making salt. It signifies a challenge to authority of government.
जो गांधी जी थे उन्होंने सॉल्ट टैक्स का डिसोबीडियंस किया। कैसे? उन्होंने दांडी मार्च निकाला, दांडी तक गए, वो साबरमती से दांडी तक गए पैदल चल के। वहां जाके उन्होंने नमक बनाया खुद। नमक बनाना तब उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट के पास उसका लाइसेंस था, किसी और को नमक बनाना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने खुद से नमक बना के गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डिफाई किया। इस मूवमेंट इस एक एक्ट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? एज यू हैव सीन टू सिचुएशन, dowry and female foeticide require some rules or law which are acceptable to all। कि हमें हमारे देश में कुछ कानून चाहिए होंगे जो सब द्वारा मान्य हो, सब मान्य कर सके। जैसे these rules may be written or unwritten। ये रूल्स रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। सच रूल्स अप्लाई नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू अदर एसोसिएशन एज वेल। ये रूल्स जो है ना केवल गवर्नमेंट को बट बाकी सारी एसोसिएशन वगैरह पर भी अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्पोर्ट्स क्लब इन योर सिटी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, इन हर किसी पे रूल ऑफ लॉ लागू होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो लॉ है वो अकॉर्डिंग टू जो देश में राज चल रहा है वो अकॉर्डिंग टू रूल लॉ चल रहा है। लॉ के अकॉर्डिंग कंट्री को रूल किया जा रहा है, किसी की कहने पे या उस पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग ही कंट्री को रूल किया जा रहा है। मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, बेसिक रूल एंड एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली आप बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल लॉज, है ना। नेक्स्ट, ये अलग अलग में पावर डिवाइड कर देता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है कि इट हैज चेक्स एंड बैलेंसेस, इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, इट गारंटी द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन, है ना। नीड फॉर लॉ, लॉ की जरूरत क्या है? लॉ आर मेंट फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। दे सर्व एज मीन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज एंड एस्टैब्लिशिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। जो लॉ होते हैं वो वेलफेयर और सिक्योरिटी के लिए होते हैं कंट्री की। वो उसकी वजह से ऐसा सोशल चेंज आना चाहिए जिससे एक अच्छी सोसाइटी बने, इक्वल सोसाइटी बने। ठीक है, और जो रूल्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी वेलबींग के लिए ही होते हैं। ठीक है, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड की बात करी तो फीमेल फोर्टिसाइड को बंद करवाने के लिए काफ़ी तरह की चीज़ें की गई हैं। जैसे एक तो अवेयरनेस कैंपेन, जैसे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है जैसे, और ये PCPNDT एक्ट है जिसके तहत प्री नेटल सेक्स स्क्रीनिंग को अवैध घोषित कर दिया गया है ताकि लोग वोम में ही गर्ल चाइल्ड को ना मार दें। लेजिटिमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोवाइड्स द अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अथॉरिटी टू अ एजेंसी कि तुम ये काम करो। जैसे प्राइम मिनिस्टर काम करे, क्यों करे? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। प्रेसिडेंट काम करे, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। ऐसे ये लॉज जो है वो लेजिटिमाइज करते हैं सबके रोल को कि कोई क्यों काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है। ठीक है, सो इनकी फर्दर डिटेल के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।